डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ लेफ्टिनेंट PL मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc कॉलेज भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा। लिमिटेशंस देखिए बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। तो उन कमियों का जिक्र आज के लेक्चर में हम आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्स्ट कमी है बच्चों इसकी कि यह सिद्धांत ऑक्सीजन अणु की अनुचुंबकीय प्रकृति को समझाने में असफल रहा है। देखिए, VVT जो थ्योरी है बच्चों, वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसकी पैरामैग्नेटिक जो नेचर होती है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने में असफल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि VVT की फर्स्ट कमी या जो भी एक कमी लिखी है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि है जो VVT है वो ऑक्सीजन अणु की अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक प्रकृति को समझाने में असफल रहा है, क्योंकि संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार दोनों ऑक्सीजन परमाणु अतिव्यापन करके, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन परमाणु अतिव्यापन करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, जिससे कि उनके पास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं होता। अतः ऑक्सीजन अणु डायामैग्नेटिक प्रकृति का होना चाहिए, परंतु यह अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। परंतु ये क्या होता है बच्चों? अनुचुंबकीय। मान के चलो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ठीक है। मान के चलो ये A परमाणु है और ये B परमाणु, ठीक है, दो परमाणु है। तो अष्टक की पहली कमी है कि ये ऑक्सीजन की चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। देखिए, VVT तो कहता है बच्चों कि जब दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो उनके पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, उसके बाद में उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो VVT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यह कहता है कि सहसंयुग बंध का निर्माण दो परमाणुओं के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से होता है। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में क्या हो रहा है बच्चों कि वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंद बनने के बाद भी, ठीक है, वो कह रहा है कि ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए, डायामैग्नेटिक, लेकिन वो होता नहीं, ठीक है। उनके पास में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, इसलिए कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इसकी व्याख्या VVT नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट कमी ये हुई, लिमिटेशंस फर्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड है कि इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनता है। मतलब VVT कहता है बच्चों कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनता है, इसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई उल्लेख नहीं करता है। VVT does not explain कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये उप सहसंयोजक बंध के बारे में कोई भी सूचना नहीं देता है। VVT केवल सहसंयोजक बंध के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। लेकिन तुम्हें पता है बच्चों, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण जब दो परमाणुओं के बीच में होता है, मान के चलो ये परमाणु है और ये P परमाणु है, ठीक है। तो जब उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो क्या होता है, ये जो A परमाणु है यही दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मतलब देगा नहीं, एक तरह से ये डोनेट करता है इधर, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो A, और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो VVT कहता है कि उनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है बच्चों,
ये जो ए परमाणु है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन, इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध को बनाने में भाग ले रहे हैं। एक तरह से ये तो क्या होता है बच्चों, डोनर, ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर, या फिर इसको कह देंगे हम दाता, ठीक है, और इसको हम कह देंगे ग्राही। तो कहने का मतलब ये है कि बीबीटी की फर्स्ट कमी तो ये हो गई कि ये ऑक्सीजन की चुंबकीय प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2 की, ठीक है। दूसरा ये है कि यह सिद्धांत बीबीटी उपसहसंयोजक बंध की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी कमी, ठीक है। तीसरी है, कभी कभी किसी अणु के गुण उसकी केवल एक संरचना के द्वारा नहीं समझाए जा सकते, उसके लिए उसकी कई कैनोनिकल संरचनाएं लिखनी पड़ती है। देखिए तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, कई मॉलिक्यूल की संरचना है, ठीक है, तो वो एक संरचना के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को नहीं दर्शाया जा सकता, उसके लिए हमें और संरचनाएं बनानी पड़ती है। सपोज मान के चलो ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अब जब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर रोटेट करेगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगी, है कि नहीं, अल्टरनेट। फिर ऐसे ही दोबारा ये यहाँ आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये क्या करेंगे बच्चों, घूमते रहेंगे। तो इस तरह की जो संरचना है इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इनकी कोई व्याख्या वीवीटी थ्योरी नहीं करती है, ठीक है। तीसरी कमी ये होगी बच्चों। अब नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस है, चौथी कमी वो है कि कभी कभी किसी, हाँ ये हो गया, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा N2 अणु के अतिरिक्त स्थायित्व की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की व्याख्या वीवीटी से हम नहीं कर सकते। वीवीटी सिद्धांत CO तथा N2 की जो अतिरिक्त स्थायित्व होता है उसको नहीं समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट लिमिटेशन है, यदि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के द्वारा ही सहसंयोजक बंध बनता है तो H2 प्लस आयन तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले अणु जैसे NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 आदि कैसे बनेंगे, यह सहसंयोजक बंध सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। देखिए जो बीबीटी कहता है कि जब किसी अणु का निर्माण होता है तो वो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, A परमाणु का इलेक्ट्रॉन, एक B परमाणु का इलेक्ट्रॉन। तो फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे चलो H2 प्लस में, तो तुम्हें पता है केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, बताइए बच्चों, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये प्लस लग गया। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ प्लस लग रहा है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने त्याग दिया, ठीक है, तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन बताइए बंद कैसे बनाएगा, लेकिन ये H2 प्लस अणु क्या है, स्टेबल है, ठीक है, इसका निर्माण, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो वीवीटी नहीं समझा पाया, ठीक है। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड का यदि हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन, और बताइए इधर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 3-5, ठीक है। और ये 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरह से ये वीवीटी इनके निर्माण को नहीं समझा पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है बच्चों, सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी पाया जाता है, वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है यह सिद्धांत इसकी जानकारी नहीं देता, ठीक है, डजंट एक्सप्लेन परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो प्रतिशत आयनिक गुणों की व्याख्या नहीं करता। प्रतिशत आयनिक गुण
गुण की व्याख्या बीबीटी नहीं करता है। प्रतिशत आयनिक गुण की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। तो ये बच्चों 4 5 6 कमी है। ठीक है, तो मोटी मोटा एक बार और देख लो लिमिटेशंस। एक तो ये क्या करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रतिचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक प्रकृति को नहीं समझाया पाया बीबीटी। दूसरा है बीबीटी डजंट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा है रेजोनेंस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताने के लिए एक से ज़्यादा संरचना हमें बनानी पड़ती है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चौथा है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड तथा N2 के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। फिफ्थ है कि ये H2+ जैसे आयन कैसे बनते हैं, उसको नहीं समझा पाया। नेक्स्ट है प्रतिशत आयनिक गुण की व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बीबीटी की लिमिटेशंस। एग्जाम में आ जाती है तो बहुत सिंपल है, आप अचक से लिख देना। ठीक है, शांति से लिख देना। ये O2 की पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति को नहीं समझा पाया, ये उपसेचनिक बंध के बारे में कुछ नहीं बता पाया। ठीक है बीबीटी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद में ये N2 जैसे अणुओं के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। एक्स्ट्रा स्थायित्व NO और NO2 कैसे बनेंगे ये भी नहीं समझा पाया। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी इसकी बैलेंस की कमी है, बीबीटी की कमी है। इनको आप इस तरह से एग्जाम में आता है कभी कभी बच्चों, तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉरी चैप्टर नहीं टॉपिक है। और इससे इतने क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में बहुत सारे, चाहे नेट में जाओ, चाहे गेट में जाओ, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ, संकरण पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से ये पढ़ना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लो, उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार ऐसे परमाणु कक्षक जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार देखिए बीबीटी कहता है बच्चों कि ऐसे परमाणु कक्षक जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम, बोरोन तथा कार्बन जिनके पास में क्रमशः बेरिलियम, बोरोन और कार्बन जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, 1 और 2 है। ठीक है, 0, 1 और 2 हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे क्रम से 0, 1, 2 सहसंयोजक बंध ही बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बेरिलियम कोई बंध नहीं बनाएगा, बोरोन 1 बनाएगा और कार्बन 2 बनाएगा बीबीटी के अनुसार। लेकिन परंतु ये सर्वथा गलत है, और हम जानते हैं कि बेरिलियम एक डाइकोवेलेंट, बेरिलियम कितने बंध बनाता है बच्चों, 2, तो इसको कह देंगे डाइकोवेलेंट। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकोवेलेंट, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, टेट्राकोवेलेंट। ठीक है, डाइकोवेलेंट बेरिलियम 2 बंध बनाता है, बोरोन 3 बंध बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बीबीटी में इस प्रकार की गई कि 2s कक्षक में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके 2p कक्षक में चले जाते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, इस तरह के परमाणु में 2s कक्षक से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p कक्षक में। ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करके। इसकी व्याख्या बीबीटी में इस प्रकार की गई है कि 2s कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके 2p कक्षकों में इस प्रकार उत्तेजित हो जाते हैं जिससे कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः। ठीक है, जब तो फिर क्या हो जाएगा, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन में फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें 2 हो जाएंगे, और इसमें 3 हो जाएंगे, और इसमें 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स क्या ग्रहण कर, एनर्जी ग्रहण करके 2s से कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। और फिर इनके पास में अजीमुथ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास 2 हो जाएंगे, बोरोन के पास 3 हो जाएंगे और कार्बन के पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि बेरिलियम बोरोन ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार 2s एवं 2p कक्षकों में क्रमोन्नति। ठीक है, 2s से जब 2p में जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रमोशन या क्रमोन्नत होना। प्रमोशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा सहसंयोजक बंध बनते समय उत्पन्न अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन से प्राप्त होती है। अब बच्चों तुम्हें कोई पूछ ले कि ये जो ऊर्जा कहाँ से लाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है 2s से 2p में, तो वो जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, उससे हम इसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, अतः इस प्रकार की क्रमोन्नति केवल उसी मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षकों में ही हो सकती है। देखिए क्वांटम संख्या सेम होनी चाहिए, 2s और 2p। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब 2s से 3p में चला जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ नहीं जाएंगे, केवल किस में जाएंगे बच्चों, 2s से 2p में जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, सेम है। तो उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं को सामान्यतः तारे के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, मान के चलो बेरिलियम है और बेरिलियम को क्या करें, हीट दे दी अपन ने, बेरिलियम क्या कर दी, हीट दे दी, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, एस्टेरिक, है ना, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था को हम स्टार लगा के दर्शाते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें समझने का है नहीं, थोड़ा सा एक समझा देता हूँ आपको, बाकी सारा समझाने का नहीं है। जैसे मान लो बेरिलियम की निम्नतम अवस्था डायग्राम के द्वारा, अभी समझा दूंगा, 1 मिनट। बेरिलियम की निम्नतम अवस्था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से 2s इलेक्ट्रॉन की क्रमोन्नति, एक 2s इलेक्ट्रॉन की क्रमोन्नति, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों, प्रमोशन होगा। ठीक है, और फिर एक नया ऊर्जा डायग्राम कैसा बन जाएगा, n बराबर 2 और n बराबर 1, क्योंकि 1 ऐसे। ठीक है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बच्चों, प्रमोट होके इस तरह से 2p में चला गया। ठीक है, और ये होगी बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था। तो इस तरह से बच्चों देखो क्या होता है, जब कोई परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, तो वो जो समान क्वांटम संख्या के कक्षक होते हैं, मान के 2s 2p, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन हो जाएगा और वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें तो बच्चों इधर तो कितने हैं, 0 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 2। ठीक है, इसलिए बेरिलियम की जो बैलेंसी है, बेरिलियम की बैलेंसी कितनी आएगी, 2। ठीक है, बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। और जब किसी अभिक्रिया में भाग लेगा तो ये 2 बंध बनाएगा। ठीक है, ऐसे हम बोरोन के लिए भी बना सकते हैं, कार्बन के लिए बना सकते हैं, सब के लिए बना सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम केवल मेथेन अणु के निर्माण में विचार करें तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कार्बन परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे कि उसके पास में 4 अजीमुथ इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक उपस्थित होते हैं और ये चारों कक्षक 4
हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के अतिव्यापन करके आसानी से 4 सहसंयोजकों को बंद बना लेते हैं। ठीक है, ऐसी में हम जब कार्बन का निर्माण करेंगे तो सिंपल सी बात है, कार्बन के पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास में हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा डायग्राम को बहुत सिंपल है, कार्बन की वो सब बुक में से पढ़ लेना तुम। कार्बन की निम्नतम अवस्था, कार्बन की उत्तेजित अवस्था, लास्ट का बता देता हूँ जो डायग्राम बना के, CH4। ठीक है, ये 2s 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन। ये कौन है बच्चे? चारों 4 हाइड्रोजन परमाणु की 1s कक्षक, परमाणुओं के 1s कक्षक, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक। ठीक है, ये हो गया 2px, 2py और 2pz। सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। ठीक है, ये भी सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि CH4 अणु के निर्माण में 4 सिग्मा बंध बनते हैं जो कि हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में कार्बन के 2s 2px 2py और 2pz कक्षक के साथ में अतिव्यापन का परिणाम है। अतः इन 4 सिग्मा बंधों को हम सिग्मा SS सिग्मा बंध, SPx सिग्मा बंध, SPy सिग्मा बंध, SPz सिग्मा बंध कह सकते हैं। चूंकि p कक्षक दिशात्मक होते हैं तथा s कक्षक दिशात्मक नहीं होते हैं, फलतः SS सिग्मा बंध अन्य 3 सिग्मा बंधों की तुलना में दुर्बल होगा। इसके अलावा क्योंकि 3 p कक्षक 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं, अतः 3s सिग्मा बंध 3s बंध 90 डिग्री के कोण पर बनेंगे, जबकि SS अतिव्यापन से बनने वाला S बंध तीनों के साथ 125 डिग्री का कोण उपस्थित होगा। मेथेन की संरचना ये होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होती है। किंतु प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि मेथेन में इस तरह की कोई संरचना नहीं होती है, परंतु चारों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध समान ऊर्जा समान सामर्थ्य के होते हैं तथा चारों चतुष्फल की आकार में व्यवस्थित होते हैं, जिनके मध्य का बंध कोण, मेथेन में बंध कोण कितने का होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का। बाकी इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू ऑल।